नमस्कार साथियों। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हम बिल्कुल जल्दी आपके लिए क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपका व्याकरण मित्र पुनीत जैन आपके बीच में मौजूद है आपकी लैंग्वेज की क्लास लेकर, और हम बेसिक टॉपिक टेंस से शुरू करते हैं। तो जब भी इंग्लिश की बात आती है किसी भी बच्चे की, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पढ़ना चाहे, तो उसकी सबसे पहली इच्छा होती है, दिली इच्छा होती है कि वो टेंस अच्छे से पढ़ ले। और टेंस अच्छे से पढ़ ले तो बिल्कुल सही बात भी है कि अगर टेंस अच्छे से पढ़ ले तो आगे के टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होते जाते हैं, चाहे एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। इवन हम सारी स्किल्स की बात करें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, कैसे समझी जाती है, कैसे बोली जाती है, कैसे सुनी जाती है, सबके लिए हमारा टेंस इम्पोर्टेंट है। तो हम बीच में छोटी छोटी बातें दूसरी भी करते रहेंगे, हम पर काम की बात भी शुरू कर ही देते हैं। तो हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है टेंस, जहाँ हिंदी में हम समझाते हैं और जहाँ हिंदी में हमें आसानी होती है, बिल्कुल हम हिंदी का शब्द भी याद रखें, पर यह भी ध्यान रखें हम कि हमें इंग्लिश का शब्द भी याद रहना चाहिए। तो हम टेंस की बात कर रहे हैं, तो टेंस को हम हिंदी में जैसा कि बोलते हैं काल, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जब हम टेंस की बात करते हैं तो हम समय की बात करते हैं, हम सूचना देते हैं किसी को कि जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान की या प्रेजेंट टेंस की। मैं बोलूँ मैं आगे भी आपको पढ़ाऊँगा या पढ़ाता रहूँगा, तो ये बात हो जाएगी फ्यूचर की। और मैं बोलूँ कि मैंने इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, तो ये बात हो गई पास्ट की। तो निश्चित तौर पे हम जब टेंस की बात करते हैं तो हम समय की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसी काम के बारे में कि वो कब हुआ, कब हो रहा है, कब होगा, और प्रेजेंट में भी हो रहा है तो हो रहा है या हो चुका है या एक लंबे समय से चल रहा है। तो ये सारी बातें हम टेंस में करते हैं। टेंस में जब हम बात करते हैं तो हमें क्रियाओं से पाला पड़ता है, हमको सहायक क्रियाएं भी यूज़ करनी पड़ती है, मुख्य क्रियाएं भी यूज़ करनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, और बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अच्छा, कुछ लोग जो वेरी बेसिक से शुरू करते हैं, या कई बार बच्चे हमको बोलते हैं कि सर जीरो लेवल। देखिए, जब आप शुरू करते हैं तो हो सकता है कि 8, 10, 15, 20 टर्म्स जो बोली जाएं टीचर के द्वारा वो बिल्कुल आपको नहीं लगे, शुरुआत में ऐसा लग सकता है, पर थोड़ी क्लासेस आप जब अटेंड करते हैं तो आप उन टर्म्स से परिचित हो जाते हैं। वो जो शब्द होते हैं वो बड़ी आसानी से आप पकड़ लेते हैं। शुरुआत में हमको सब कुछ नया नया सा लगता है जो वेरी बेसिक से शुरू करते हैं, पर चीज़ें धीरे धीरे आती जाती है। अच्छा, भाषा में ये भी होता है, लैंग्वेज हमेशा इंटरकनेक्टेड होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ते हो, कहीं से भी आप शुरू करो, अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल से शुरू करता है कि एन द से उसने पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ पर भी आर्टिकल किसी टेंस या सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, तो एक सेंटेंस कम से कम मौजूद होगा। तो हो सकता है तब उसको दिक्कत आए कि मेरे को तो सेंटेंस नहीं आता है। अब कोई दूसरा टॉपिक पढ़ता है, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ता है, वहाँ पर भी किसी सेंटेंस में हम नाउन प्रोनाउन को इन्वॉल्व करके बताते हैं, तो वहाँ पर उसको लगता है मुझे सेंटेंस नहीं आता है और किस टेंस में बात की जा रही है मुझे नहीं पता कि आईएनजी क्यों लगाया, मुझे नहीं पता कि सेकंड फॉर्म। तो शुरुआत में ऐसी चीज़ें सबके साथ होती है। हम बात करते हैं टेंस की, तो हम टेंस के बचपन से पढ़ते हैं, जो बचपन से पढ़ते हैं, जिनका भी बचपन है वो ध्यान रखें। टेंस के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस को हम मुख्यतः 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट का मतलब भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान काल जो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, और आने वाला समय जिसमें हम अपना करियर निश्चित तौर पे बनाएंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो होगा फ्यूचर टेंस। तो ये प्रेजेंट है, पीछे की तरफ मैं जा रहा हूँ तो पास्ट हो गया, और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा और जिंदगी में आगे बढ़े जाएंगे हम, तो वो हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। चलिए, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हर एक टेंस के हम 4 पार्ट और कर सकते हैं ताकि हमारी बात अच्छे से क्लियर हो। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। अच्छा, जो ये 4 पार्ट कर रहा हूं वो हर एक में होंगे, तो टोटल हमको देखा जाए 4 × 3 तो ये, और हर एक में 4, 12 पार्ट्स जो टेंस के हैं उनमें महारत हासिल होनी चाहिए। और इन्हीं 12 टेंस के इर्द गिर्द 1 दर्जन, 12 का मतलब 1 दर्जन, इन्हीं 1 दर्जन
टेंस की जो हम बात करते हैं, जो उसके पार्ट्स की बात करते हैं, उसके इर्द गिर्द हमारी सारी इंग्लिश घूमती है, सारी इंग्लिश। कोई आप इंग्लिश मूवी देखोगे, कोई आपने डायलॉग देखा, उसमें कोई सेंटेंस है, उसमें भी टेंस का प्रयोग होगा या मॉडल का होगा। तो मेनली हम अभी टेंस की बात कर रहे हैं। चलिए, तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, उसके 4 पार्ट्स की बात करते हैं। तो उसके 4 पार्ट हमारे पास क्या क्या होते हैं? तो पहले पार्ट को हम नाम दे सकते हैं सिंपल। पहले पार्ट को हम नाम दे सकते हैं सिंपल, और हम इसको ये भी नाम दे सकते हैं इंडेफिनेट। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है कि जहां पर भी आपके लाइफ में इंग्लिश आती है हर जगह उपयोगी है। तो मेरा तो यही मानना है कि जब हम जितनी जल्दी अवेयर हो जाएं, अगर बच्चा 10th में अवेयर हो जाता है, 11th में अवेयर हो जाता है कि मुझे टेंस अच्छे से सीखना है, तो 10th, 11th, 12th का रिजल्ट तो उसका बेस्ट आएगा ही आएगा। पर उसने अपने आगे के करियर के लिए एक बहुत अच्छी नींव, एक बहुत अच्छी फाउंडेशन का निर्माण कर दिया है, जिससे वो एक बहुत अच्छी अपने करियर की इमारत को खड़ी कर पाएगा। तो पहला है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट। दूसरा टेंस आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं प्रोग्रेसिव। अच्छा, मेरा ये अनुरोध है कि जब भी आप क्लास में बैठें, ऑनलाइन क्लास भी होती है, लाइव क्लास भी होती है, रिकॉर्डेड क्लास भी होती है, तो हमेशा क्लास को उसी तरह बैठें जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठें, बिल्कुल संजीदगी से बैठें, और इस तरह बैठें कि जैसे हम क्लास अटेंड करते थे, हम छोटे थे, 1 घंटा क्लास में बैठना है मतलब बैठना है। तो ऐसे नहीं कि 2 मिनट पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, 10 मिनट, बिल्कुल अटेंटिव होके, बिल्कुल फोकस के साथ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप इस क्लास को अटेंड कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखने का भी आपको पूरा समय मिल जाता है। तो सिंपल इंडेफिनेट बोल सकते हैं, ऑब्लिक लगाया मतलब दोनों बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट। दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, इनको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा पार्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो, तो ये 4 पार्ट हुए, मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक ही बात है। सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये 4 पार्ट इधर है, 4 इधर, 4 इधर, 12। चलिए, अब हम बात करते हैं, पहला शुरू भी करते हैं, हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो ये हमारा पहला टेंस होगा जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो आपने नोट भी कर लिया होगा, देख लीजिए एक बार। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन वगैरह आए, क्वेरी आए, तो आप बिल्कुल भेजिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। चलें, तो हम पहला सीखने की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, चलिए, बिल्कुल, चलिए, पूरा इरेज हो गया। अब हम पहला टेंस लेने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल, और इसी को हम नाम दे देते हैं इंडेफिनेट। हमने नाम दिया प्रेजेंट सिंपल, सामान्य वर्तमान या कुछ कुछ अनिश्चित वर्तमान। पर देखो, ये जो टर्म्स हैं वो आप इंग्लिश में ही याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। बाकी तो हम सारा काम अपनी मातृभाषा हिंदी में कर ही रहे हैं, बात भी आपसे हिंदी में कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी हिंदी में कर रहे हैं। तो पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब मेरा यह मानना है कि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट को जब हम पढ़ते हैं तो आम तौर पे हम सीधा सीधा एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं, एक्शन जहां हमारा हिंदी में होता है ता है ती है। जनरली जब हम भी पढ़े थे या आमतौर पर हम पढ़ते हैं तो पहला एग्जाम्पल ही हमारा मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और हिंदी में हम लिखते भी है ता है ती है। पर वो थोड़ी बात की बात है, उससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलते हैं, अपने समझने के लिए, कोई बुकिश बात नहीं है, अपने समझने के लिए उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। हम प्रेजेंट सिंपल को 3 हिस्सों में, पार्ट्स में पढ़ें। देखिए, एक बहुत बड़ी अलमारी है, उसमें अगर रैक्स नहीं हो तो कपड़े जमाना मुश्किल होगा, पर अगर रैक्स में डिवाइड कर देंगे तो मनोवैज्ञानिक तौर पे और लॉजिकली चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से सेट होगी। तो हम इसको 3 पार्ट कर दें प्रेजेंट सिंपल के। ए पार्ट में हम वैसे सेंटेंस देखें जिसमें हमारी कौन सी वर्ब आती हो, बी टाइप वर्ब। कौन सी वर्ब आती हो, बी टाइप वर्ब। अब ये बी टाइप वर्ब क्या होती है धीरे धीरे आपको क्लियर होता रहेगा, पर बी टाइप वर्ब में हम जो लेते हैं वो लेते हैं
इज आर एम। मैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि इज आर एम तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, निश्चित तौर पे आएगा, पर वहां इज आर एम सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं और हम जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ए बी सी। ए हिस्से को मैंने नाम दिया है बी टाइप वर्ब, बी हिस्से को नाम दिया है हैव टाइप वर्ब, जिसमें हम लेते हैं हैज और हैव। अब कुछ लोग दिमाग में भी आ सकता है कि हैज और हैव जो पहले थोड़ा पढ़े हुए हैं कि हैज और हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, चुका है, चुकी है, थर्ड फॉर्म आता है, हैज बीन, हैव बीन, उसको भी डिस्कस करेंगे, पर यहां भी हमको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। और सी पार्ट में हम वो लेंगे जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमारा एक्शन होता है। और हम जब ज्यादातर पढ़ते हैं तो जिनमें हम लगाते हैं हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है, और इस एक्शन वाला जो मेन पार्ट होता है उसको मैं जनरली याद रखने के हिसाब से आपको बताना चाहता हूं। उसको हम थोड़ा बोल दें स्पेसिफिक या विशिष्ट, स्पेसिफिक इंडेफिनेट। क्लियर है बात? हम थोड़ा सा नवाचार लाएं शिक्षा में, है ना। अगर हम पहले अच्छे से पढ़ रहे हैं तो अब कोशिश करें कि बहुत अच्छे से पढ़ें, बेस्ट, है ना। तो बेस्ट करने की कोशिश करें। तो प्रेजेंट सिंपल को हम 3 हिस्सों में कर दें। ए पार्ट को हम नाम दें बी टाइप वर्ब, बी पार्ट को हम हैव टाइप वर्ब, और सी पार्ट को हम स्पेसिफिक इंडेफिनेट, या जिसमें डायरेक्टली हमारा सेंटेंस के अंत में आता है ता है, ती है। उससे हमारी चीज़ थोड़ी आसान हो जाएगी। जैसे अभी आप बोलेंगे इज आर एम के साथ तो ING आता है, तो जरूरी तो नहीं है ना। माई नेम इज पुनीत जैन, है ना, आई एम अ टीचर, तो इसमें तो इज आर एम के साथ ING नहीं आया। चलिए, तो अब हम प्रेजेंट सिंपल जो बोला है हमने उसका ए पार्ट सीखते हैं, जो है आपका बी टाइप वर्ब। चलिए, तो इसको मैं हटा दूं एक बार। चलिए, बिल्कुल। तो अब हमारा फोकस है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल ए पार्ट मान ले में मैंने बोला है। आप तीनों को साथ में पढ़ोगे तो भी वही बात होगी, पर मैंने आपको बोला चीज़ों को छोटे छोटे से पार्ट्स में पढ़ो। अगर एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ जाना होता है तो एक साथ तो हम दूसरी मंजिल पर नहीं जाते हैं, एक एक सीढ़ी, है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते हैं तो बड़ी आराम से हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का ए पार्ट, जिसको मैंने आपका क्या बोला है, जिसमें कौन सी वर्ब आती है, बी टाइप वर्ब। कुछ नया कंसेप्ट भी आपको मिल सकता है। अच्छा, बी टाइप वर्ब होती क्या है? बी टाइप वर्ब इज आर एम वाज वर्ब, पर प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो बी टाइप वर्ब में हम आपको क्या लेंगे, इज, आर और एम। बी टाइप वर्ब हमारी होती है इज, आर और एम, ये हमारी बी टाइप वर्ब होती है। अब देखो मैं सेंटेंस बनाता हूं सिंपल सा। ताहे तिये पे हम आएंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पे आएंगे। कई लोगों को लगता है कि जैसे ही हमने टेंस की क्लास शुरू की हम फर्स्ट फॉर्म एस और एस पे आ जाएं, या सीधे डू डस पे आ जाएं। डू डस पे भी धीरे धीरे आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे डू डस हमारे एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, शुरू से लेकर आखिर तक, डू डज और डिड, सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं के ऊपर आते हैं। सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल मिस्टेक्स भी हमसे इन्हीं में होती है, उस पर भी आएंगे। पर पहले बी टाइप वर्ब, बी टाइप वर्ब में आपका आता है इज, आर और एम। अब मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं और मेरा सेंटेंस है राजू इज अ बॉय। राजू इज अ बॉय, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसमें तो ING नहीं आ रहा है, ING आता तो इज, आर एम के साथ वो कंटिन्यूस होता। तो एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, राजू इज अ बॉय। 2-3 सेंटेंस और लेता हूं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका भी सेट हुआ, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। दे आर मतलब उन लोगों की बात कर रहा हूं, है ना। दे आर टीचर्स, फिर यू की भी बात करें, यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर अ नाइस पर्सन। चलिए, अब हम कह रहे हैं कि बी टाइप वर्ब, बी टाइप वर्ब में हम कंसीडर कर रहे हैं इज, आर एम। अब आप थोड़ा सा देखिए, आप ऐसे याद रखिए, इज, आर एम क्या, इज, आर और एम प्रेजेंट टेंस में
दो जगहों पर यूज होगा। इज आर एम प्रेजेंट टेंस में आपका दो जगहों पर यूज होगा। एक तो कंटिन्यूस में यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तब निश्चित तौर पे आपको उसके बाद इज आर एम के बाद आईएनजी लगाना है। क्लियर? वहां सेंटेंस भी आपका इस तरीके से होता है मैं खेल रहा हूं। यहां ऐसा सेंटेंस नहीं है। यहां सिंपल सा सेंटेंस है राजू इज अ बॉय। यहां आपका सेंटेंस क्या है? राजू इज अ बॉय। क्लियर? राजू इज अ बॉय, राजू इज अ गुड बॉय। यहां उस तरीके से एक्शन नहीं हो रहा है जैसे मैं बोलूं राजू इज अ क्रिकेटर और राजू इज प्लेइंग क्रिकेट। तो राजू इज प्लेइंग क्रिकेट में तो राजू क्रिकेट खेल रहा है, पर यहां सेंटेंस है राजू इज अ क्रिकेटर, राजू एक क्रिकेटर है, खेल रहा है शब्द नहीं बोला। अब देखो यहां मैंने देखो जगह भी छोड़ी है, इसलिए छोड़ी है कि अगर टेंस पढ़ें और उसके यहां पर वाक्य विन्यास ना लिखें, सिंटैक्स ना लिखें, कुछ लोग बोलते हैं फॉर्मूला ना लिखें, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमने टेंस पढ़ा। इवन पूरा पढ़ने के बाद भी हम भी बचपन से प्रैक्टिस करते थे, पूरे टेंस का चार्ट बनाते थे 12 के 12 का, कई बुक्स में भी होता था। तब तो दीवारों पे चिपकाने का जमाना था, तो हम अपने कमरे की दीवार पर उसको अटैच भी करते थे और लगातार उसको देखते रहते थे। तो जब तक वो सिंटैक्स वाक्य विन्यास नहीं लिखोगे तो लगेगा नहीं, और वाक्य विन्यास बहुत जरूरी है क्योंकि यहां जो मैं एक चीज बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल यूनिक चीज है और उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि वो आगे से आगे सभी टॉपिक्स में मदद करेगी। तो जब हम वाक्य विन्यास देखते हैं तो ध्यान रखना वाक्य विन्यास का मतलब क्या है कि एक स्पष्ट सूत्र हो जिसके माध्यम से हम इस टाइप के सारे सेंटेंस को एक ही कैटेगरी में रख सकें। अब यहाँ राजू को देखा जाए तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से तो राजू नाउन है, बिल्कुल नाउन है, ही आपका प्रोनाउन है, पर यहां जो व्यक्ति एक्शन करता है या फिर जिसके बारे में बात कही जा रही हो, जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। यहां जो बात कही जा रही हो किसके बारे में कही जा रही है? राजू के बारे में कही जा रही है, तो राजू को हम मानेंगे सब्जेक्ट कर्ता, तो राजू हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट जिसके बारे में। और आमतौर पे जब हम टेंस पढ़ेंगे तो शुरू में जो आएगा वो क्या आएगा? सब्जेक्ट ही आएगा। सकारात्मक वाक्य में कोई भी वाक्य अगर शुरू हो रहा है तो उसमें हमारा आएगा सब्जेक्ट। फिर यहां पर मैंने बात की इज आर एम, इसको हम कंसीडर करेंगे बी टाइप वर्ब। किसमें कंसीडर करेंगे? बी टाइप वर्ब, इज, आर और एम। अच्छी बात है, इज आर एम, पर ये वो वाला इज आर एम नहीं है कि भाई उसके बाद आईएनजी आ जाए, हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है। अब देखिए अब ओए को आप क्या मानेंगे? सोचिए एक बार, आप अपने मन में आंसर दीजिए कि अब ओए को आप क्या मानेंगे। अब ज़्यादातर लोगों के जो शब्द आता है, दिन रात पढ़ाता हूँ मैं, तो दिमाग में आता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि रटा हुआ होता है, क्योंकि हम ताहितिये से शुरू करते हैं ज़्यादातर, तो सबके दिमाग में सीधा सीधा होता है ऑब्जेक्ट है ये, जबकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ए टू जेड पूरी ग्रामर में मददगार साबित होगा। तो यहाँ पर ये अब ओए आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ओए आपका होगा कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट ऐसी चीज है कि टेंस में मददगार साबित होगा, आपका एक्टिव पैसिव में मददगार साबित होगा, आर्टिकल में भी आपका मददगार साबित होगा, और हायर लेवल पे भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें भी कॉम्प्लीमेंट के बिना आप ग्रामर को अच्छे से नहीं समझ पाते। तो अब दो बातें आपके दिमाग में उठी होगी जब मैंने राजू इज अ बॉय का वाक्य विन्यास लिखा और अ बॉय को जब मैंने ऑब्जेक्ट ना बताकर कॉम्प्लीमेंट बताया। कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट अलग होता है जिसकी स्पेलिंग में एल आई होता है, वो विशेष जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हम देते हैं। अब आपका सवाल उठा कि अ बॉय कॉम्प्लीमेंट क्यों है? एक सवाल तो ये उठेगा, बिल्कुल लाजमी है कि आपके मन मस्तिष्क के पटल पर एक प्रश्न उठा होगा कि अ बॉय आपका कॉम्प्लीमेंट क्यों है। और दूसरा सवाल जो बच्चे के मन में हमेशा उठता है, हमको कैसे पता चलेगा सर कि यह कॉम्प्लीमेंट है और ऑब्जेक्ट नहीं है? बिल्कुल, हम बचपन से यही बात कहते आए थे कि सर आप तो निरंतर इस माहौल में रहते हो और आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आपको तो एक सेकंड में चुटकियों में पता चल जाएगा, और हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बोल दोगे तो ये बहुत आसान था, पर हमारे लिए तो आसान नहीं है ना। कोई चीज़ होगी जो आपके लिए आसान होगी, मेरे लिए आसान नहीं है। चलो इसको पर आसान बनाया तो जा सकता है, आसान नहीं है पर आसान बनाया तो जा सकता है। तो आज से कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंपल सा एक शब्द ध्यान रखो, यहाँ पर आपने सबने गणित पढ़ी है, एक मैं चिन्ह लगा देता हूँ इक्वल। क्या चिन्ह लगाया मैंने? इक्वल। इक्वल का मतलब बरोबर, सबको पता है, दो चीजें। तो सिंपल सा समझना बात को, और जो लाइन लिखना चाहें बिल्कुल लिखें। यदि बी टाइप वर्ब के दोनों तरफ की चीजें समान हो, बी टाइप वर्ब के इज आर एम के दोनों तरफ की चीजें समान हो, तब आपका हमेशा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है।
और जब समान नहीं हो तो दूसरे केसेस हो सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। चलिए, तो जब हम बोले जब बी टाइप वर्ब पे दोनों तरफ की चीजें समान है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को फिलहाल आप अगर एक आध शब्द में याद रखना चाहें तो याद रखें इक्वल, और एक और इक्वल लगा देता हूं तो जबान पे भी सेट हो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है तो आप बोलेंगे इक्वल इक्वल। क्या बोलेंगे? इक्वल 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 इक्वल। राजू इज अ बॉय, तो जो राजू है वही क्या है? बॉय है। दोनों व्यक्ति कौन है? सेम है ना। जैसे भी जबान पे चढ़ाए, चीजों को जबान पे चढ़ाओ। देखो, हम चीज़ों को दिमाग में चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर लैंग्वेज हमारे जबान की भी विषय वस्तु है। जितना हम बोलेंगे, जितना हम यूज में लेंगे, अगर पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोलते तो शब्द को इंग्लिश में बोलें, कम से कम वो याद रहेगा, है ना। तो अगर जबान पे हमने चीज़ को सेट किया तो कभी लैंग्वेज हमको धोखा नहीं देगी। दिमाग में चढ़ी हुई भाषा कभी धोखा दे भी सकती है, पर जबान पे चढ़ी हुई भाषा आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो आप कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी ध्यान रखिए, इक्वल इक्वल, और थोड़ा सा यूं भी ध्यान रखिए, सेम टू सेम, ऐसे भी याद रखिए। बोलते हो सेम टू सेम, मैंने किसी कलर का शर्ट पहना, मेरा दोस्त भी वही पहन के आ गया, तो फिर क्या बोलते हैं? सेम टू सेम, मेरा वाला, है ना। ठीक है, तो जब दो चीजें क्या हो? समान हो, दोनों तरफ की सेम टू सेम हो, इक्वल इक्वल हो, तो वो आपका होता है कॉम्प्लीमेंट। आगे ऑब्जेक्ट की भी चर्चा करेंगे, तो यहां पर ध्यान रखिए दो तीन महत्वपूर्ण बातें हुई। जो अपन ए पार्ट ले रहे हैं आज, अपन ए पार्ट के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं कि इसमें कौन सी वर्ब होती है? बी टाइप वर्ब। बी टाइप वर्ब में हम लेते हैं इज, आर, एम। इज, आर, एम हमारे टेंस जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वापस लौटेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस में लौटेगा, तब इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सहायक क्रिया की तरह यूज में होगा, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की जो मेन वर्ब होता है उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। यहां पर ये बी टाइप वर्ब है, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें, ही के साथ मैंने इज लगाया, कहां इज आता है, कहां आर आता है, कहां एम आता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब आप देखिए, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। चलिए, दोनों सेम है, वह और मेरा बेस्ट फ्रेंड, दोनों व्यक्ति आपके क्या हैं? सेम है, बिल्कुल अच्छी बात है। दे आर टीचर्स, दे जिसको नहीं पता हो याद रखिए, शुरुआत है, इससे थोड़ा राजू व्यक्ति का नाम है, नाउन है। ही लड़कों के लिए आता है अगर एक लड़का है, शी अगर आता है तो वो लड़कियों के लिए आता है, और दोनों के बहुवचन के लिए आपका आता है दे, प्लूरल, बहुवचन प्लूरल। मैं दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूंगा ताकि सभी बच्चों को सहूलियत हो और सभी को सीखने को मिले। जिसको आता है वो भी आगे बढ़े और जिसको नहीं आता है वो भी आगे बढ़े। तो दे आर टीचर्स, दे वे लोग टीचर्स हैं, तो दे और टीचर्स समान है। और फिर यू आर अ नाइस पर्सन, निश्चित तौर पर आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तो यू आर अ नाइस पर्सन। तो यू और नाइस पर्सन दोनों हमारे लिए सेम व्यक्ति हैं, इसलिए हम क्या मान रहे हैं? बाद वाले हिस्से को कॉम्प्लीमेंट मान रहे हैं। क्लियर? अब इसकी बात मैं आगे और करूंगा, पर पहले एक बार इज, आर, एम को भी थोड़ा अपन क्लियर कर लें कि इज कहाँ आता है, आर कहाँ आता है और एम कहाँ आता है। चलो, तो एक बार हम इज, आर, एम को ही क्लियर करते हैं, ये तो आगे तक हमारा काम आएगा। और इज, आर, एम के बिना तो हमारा काम ही शुरू नहीं होता है। अगर मेरे को अपना परिचय भी देना हो तो मैं आई एम, है ना, ऐसे ही बोलूंगा मेरे नाम के साथ। तो आई एम, मेरा कुछ भी नाम हो, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग नाम हो सकता है, आई एम एक्स वाई जेड, है ना, ठीक है। तो माई नेम इज पुनीत, तो मैंने यूज किया इस। चलिए, तो इस कहाँ आता है, एम कहाँ आता है, आर कहाँ आता है, वो क्लियर करते हैं। तो यहाँ थोड़ा आई के साथ एम का प्रयोग होता है, फिक्स है। अच्छा, ये सब चीजें फिक्स होती हैं, इसमें जो फिक्स है वो फिक्स है। परिपाटी जो चली आ रही है सालों से, सैकड़ों सालों से, वो फिक्स रहेगी। इसमें हमको या तो हम यूज के आधार पे याद रखें, या हम निश्चित तौर पे थोड़ा इंग्लिश सुने भी सही। मैं सभी चीज़ों के ऊपर आपको टिप्स दूंगा, जो जो भी आपकी इंग्लिश की ज़रूरतें हैं उसके लिए हम आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। चलिए, आई के साथ आता है एम। अगला देखें, ही, शी, इट। सिंगुलर के साथ आता है इज, फिक्स है। ही मैंने अभी आपको बताया, जिसको नहीं पता चले, बॉयज के लिए, शी गर्ल्स के लिए इट। फिर सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन। चलिए, इट को भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इनके साथ आपका आएगा इज। फिर आप देखें यू, तुम, सिंगुलर के लिए भी हो सकता है, यू ज्यादा भी हो सकते हैं यू में। यू, वी, वी का मतलब हम, दे, प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन। इन सब के साथ आपका आता है आर। ये सब चीजें फिक्स है। तो आई के साथ आपको यूज करना है एम। कंटिन्यूस में भी यही कंसेप्ट काम आ जाएगा। इज, आर, एम की जब भी जहां भी बात आएगी, चाहे यहाँ हो चाहे पैसिव, जहां पर भी इज, आर, एम का यही कंसेप्ट चलेगा। यू विद द प्लूरल के साथ आपका आ जाएगा आर। क्लियर? चलें, चलो अब हम वापस थोड़ा पीछे लौटते हैं। तो हमने पीछे बात की कि सब्जेक्ट प्लस बी टाइप वर्ब होता है, पर जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि
सेंटेंस के टाइप के ऊपर। अब सेंटेंस के टाइप अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या हो सकती है। जब हम आगे जाते हैं तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, उससे थोड़ा पीछे लौटते हैं तो जो सेंटेंस के टाइप होते हैं उसमें बात करते हैं हम एसर्टिव सेंटेंस की, फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, फिर हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की, और फिर बात करते हैं एक्सक्लेमेटिव। पर फिलहाल वहाँ नहीं जा रहे हैं हम। टेंस में जब हम पढ़ते हैं तो हम जो व्याख्या करते हैं वो क्या करते हैं, हम जो बात करते हैं वो करते हैं, हम लेते हैं एक वाक्य जो होता है हमारा होता है एफर्मेटिव। क्या होता है? एफर्मेटिव। हम यहीं से पूरा बेस क्लियर करते चलें। सेंटेंस के टाइप की बात कर रहा हूं ताकि हर टेंस में हम ये चारों तरीके के सेंटेंस बनाना सीखे, तभी हमारी इंग्लिश कंप्लीट होगी। तो एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। एफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। तो अगर कोई अच्छा आदमी है तो आपने यूज किया सकारात्मक वाक्य। फिर आपने यूज किया नकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक। ठीक है, ये दो मैं आपको लिख के दे रहा हूं हिंदी में। फिर प्रश्नवाचक में इंट्रोगेटिव, ये लगा दिया मैंने प्रश्नवाचक। चिन्ह से ही पता चलता है कि भाई वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक। और यहाँ हम यस नो टाइप, हाँ या ना वाला प्रश्नवाचक, अभी चारों सेंटेंस हम बना के देखते हैं। और फिर एक और वाक्य हम अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। जैसे मैंने बोला वह अच्छा इंसान है, सकारात्मक वाक्य हुआ। वह अच्छा इंसान नहीं है, ये नकारात्मक हुआ। जब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या वह अच्छा इंसान है, ये प्रश्नवाचक हो गया। और इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव जिसमें दोनों आ जाए, क्या वह अच्छा इंसान नहीं है, तो आप वो भी पढ़े होंगे, तो उसको भी हम देखें। इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। तो हर टेंस में जो हम 12 टेंस पढ़ेंगे, इस तरीके के 4 वाक्य बना लेंगे, एक एक सेट बना लेंगे, तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से प्रयोग करना है। तो जैसा भी अपने एक वाक्य लिया था ही इज वाला, तो उसका हम एक बार बना के देखते हैं चारों वाक्य, ताकि आपको एक पैटर्न भी पता चल जाएगा किस तरीके से हम टेंस को कवर करेंगे। तो 4 तरीके से, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, जिसके अंदर दोनों भाव आ जाएं। तो आज हम पूरी क्लास बस बी टाइप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, परंतु अपनी फाउंडेशन को भी मजबूत कर रहे हैं। चलिए अब देखें, मैंने एक वाक्य लिया, ही इज अ गुड बॉय। ये मैंने वाक्य लिया। अब आप इसको पहचान पाएंगे, सकारात्मक है, सकारात्मक है, एफर्मेटिव है। और सकारात्मक है, एफर्मेटिव है, प्लस पॉजिटिव, मतलब प्लस अपन यूज करते हैं ना पॉजिटिव, तो बिल्कुल थोड़ा सिंबॉलिक भी हुई है लैंग्वेज में। कहाँ हम छोटी छोटी चीज़ें ऐसे याद रखें कि हमारा जब पढ़ने का मतलब एग्जाम देने का वक्त आए तो हम रिवीजन भी फास्ट कर सकें। तो अब पूरे टेंस टॉपिक के दौरान जहाँ मैं ऐसे प्लस वी लिखूंगा, प्लस वी जब मैं लिखूंगा तो मैं बात करूंगा एफर्मेटिव सेंटेंस की, प्लस वी एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूंगा। अब इसका मेरे को बनाना है नकारात्मक। क्या बनाना है? नकारात्मक। तो जब भी मैं इस तरीके से आपको माइनस वी लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या बात कर रहा हूं? नकारात्मक। प्लस सकारात्मक, माइनस नकारात्मक, नकारात्मक बात कर रहे हैं। अब हमको नेगेटिव लगाना है, ही इज अ गुड बॉय, तो इसका हमको बनाना है नेगेटिव। तो निश्चित तौर पर हमको नोट लगाना है। अब नोट कहाँ लगेगा? नोट इसके बाद लगेगा। तो हम नोट लगाते हैं, बिल्कुल इसके बाद लगाते हैं, ही इज नॉट अ गुड बॉय, ये हमने लगाया। क्लियर? इज नॉट हमने लगाया, इज नॉट। अच्छा, दिमाग में आ सकता है इज नॉट की कोई शॉर्ट फॉर्म होती है? बिल्कुल होती है, इजंट होती है। शॉर्ट फॉर्म के ऊपर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। चलिए, तो ही इज नॉट अ गुड बॉय शॉर्ट में बोलना चाहता कोई व्यक्ति तो ही इजंट गुड बॉय भी बोल सकता था, कोई मनाही नहीं है। फिर जब भी मैं इस तरीके से लगाऊं प्रश्नवाचक, मतलब मैंने बात की है इंट्रोगेटिव की, तो प्लस वी मैंने बात की सकारात्मक की, माइनस वी मैंने बात की नकारात्मक की, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको सबको पता है। तो जब इसका प्रश्नवाचक बनाना है, देखो नेगेटिव बनाना है तो इज आर एम के बाद नोट लगाना है, बी टाइप वर्ब के बाद भी नोट लगता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब में तो सब जगह नोट लगेगी उसके बाद। फिर जब मैं बात कर रहा हूं प्रश्नवाचक की, तो जब मैं प्रश्नवाचक की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है? यहां से इसको आगे ले जाना है। हर जगह में ऐसे ही करेंगे। कोई सा भी टेंस, पास्ट भी पढ़ोगे आप आगे जाके, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, उसका भी आपको प्रश्नवाचक बनाना है, तो वर्ब को आपको आगे ले जाना पड़ेगा। तो जब आप इसको आगे ले जाओगे तो आपका बनेगा इज ही अ गुड
बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है। क्लियर। इसी तरह बनेगा इसका, इज ए गुड बॉय। अच्छा, इसमें कई लोगों को ख्याल आ रहा होगा तो मैं एक बार अभी भी लिख देता हूं कि इज नॉट को बिल्कुल इजंट लिख सकते थे, तो मैं लिख ही देता हूं ताकि दिमाग में नहीं रहे आपके। ही इजंट अ गुड बॉय, ही इजंट अ गुड बॉय। दोनों ही फॉर्मेट आपके सही हैं। कई बार लैंग्वेज में 2-3 फॉर्मेट होते हैं, सभी सही होते हैं। जब जैसी ज़रूरत हो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम एक और की बात करते हैं, जब हमारा नकारात्मक भाव भी हो और प्रश्नवाचक भाव भी हो। ही इज अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ गुड बॉय, या ही इजंट अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं है। ही इज अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है। और जब नकारात्मक भाव ले रहे हैं और प्रश्नवाचक भी ले रहे हैं, क्या वह अच्छा लड़का नहीं है, तो इसको आगे ले जाएं। और आप बोलो हमने इजेंट साथ में लिखा, तो इजेंट को आगे ले जाओ। मैं दोनों फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तो एक तो आपका बनेगा इज ही नॉट अ गुड बॉय, इज ही नॉट अ गुड बॉय, बिल्कुल आपका बनेगा। और दूसरा आपका जो बनेगा, अगर उस फॉर्मेट में बनाओ, ये मैं इक्वल के लिए लगा रहा हूं, तो इजंट ही अ गुड बॉय, और प्रश्नवाचक लगाने का नियम है तो बिल्कुल लगेगा। ये दोनों आपके समान है। क्लियर। तो इस तरीके से आप इज वाले सेंटेंस के चारों बना सकते हो, और वही कंसेप्ट आप इसमें लगा सकते हो। आर वाले में भी आप बना सकते हो, तो आप एक बार निश्चित तौर पर प्रैक्टिस करोगे। एम वाले में भी आप इस तरह बना सकते हो। पर मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ इसके नेगेटिव के ऊपर, कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे अभी अपन ने इज नॉट का नेगेटिव लिया, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आर नॉट का क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। एम नॉट का क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, चारों आपने नोट भी कर लिए होंगे। देखिए, जब शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, एब्रीविएशन में लिखना हो, शॉर्ट एब्रीविएशन, यहां मैं कहना चाह रहा हूं शॉर्ट, तो इज नॉट को आप क्या लिखोगे, इजंट। देखिए, जब नेचुरल इंग्लिश बोली जाती है तो अपने आप कॉम्पैक्ट होती चली जाती है, कि जितनी एक्सपर्टीज आती जाती है आदमी की स्पीड उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो इज नॉट, इजंट। आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म आरंट। अब इसी तरह हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि एम नोट की भी हम शॉर्ट फॉर्म क्या कर दें, एमंट कर दें। तो देखो, किसी जमाने में होती होगी एमंट, अभी नहीं है ना, एमंट नहीं। आप या तो एक काम करो, जब आपको लिखना हो तो एम नोट पूरा ही लिखो, एमंट नहीं करना है। आप भले ब्लैंक वाला क्वेश्चन आ जाए, खुद इंग्लिश यूज करो, कभी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन करो, कैसा भी क्वेश्चन करो, तो या तो आप एम नोट को फुल फॉर्म ही लिखो, एमंट ना लिखो। पर आगे जाकर आपके एक्सरसाइज होती है क्वेश्चन टैग, आपने सुनी होगी क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या नहीं पढ़ा रहा, आप सफल होगे नहीं होगे, वो वहां जा रहा है क्या नहीं होगा। तो एक एक्सरसाइज होती है, उसको 1-2 क्लास पूरा टेंस आगे की बात है वो। वहां पर एक शर्त ये होती है कि क्वेश्चन टैग में आप किसी को भी लगाओ तो आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म रखनी पड़ती है। मतलब आप पूरा नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ तो इज नॉट भी लिखा और इजंट भी लिखा, तो एक ही बात हुई। बट क्वेश्चन टैग नाम की एक एक्सरसाइज होती है जहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म ही लिखनी होती है, और वहां आप जब आप एम नॉट लिख नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, एमंट आपको मना किया जाता है, तो लिखे क्या, तो वहां के लिए आप ध्यान रखना, वहां आपको एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी क्या लेनी होती है, आरंट ही लेनी होती है। आई एम टीचिंग यू, वहां की बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टीचिंग यू आरंट आई। तो याद रखिए, इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट, आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म आरंट, एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी अगर लगानी है तो आरंट। क्लियर। चलिए, तो एक बार जो आज अपने पढ़ा उसको रिकॉल करते हैं, ये भले ही रहने देते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं टेंस की, जो बेसिक टॉपिक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का पहला हिस्सा हम ले रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, सेकंड कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल के हम 3 पार्ट्स ले रहे हैं, मतलब ABC में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, विभक्त करके पढ़ रहे हैं। उसमें हम बात कर रहे हैं जस्ट सिंपल की, जिसमें बी टाइप वर्ब, मतलब सिंपल सा सेंटेंस बी टाइप वर्ब की बात कर रहे हैं। फिर हम बी पार्ट में कर रहे हैं हैव टाइप वर्ब, जो नेक्स्ट सेशन में अपन लेंगे। फिर सी पार्ट जो मेन होता है, ता है, ती है, फर्स्ट फॉर्म, एस और एस, डू, डस, उसकी बात करें। तो उसके बाद फिर कंटिन्यूस पे आएंगे जहां वापस इजहार में लौट के आएगा। तो आज हमने एक ही बात की, सिंपल सेंटेंस लिया, बहुत सिंपल, राजू ही से बोए, जिसमें क्या था, इज, आर और
एम आ रहा था, बी टाइप के तौर पे कहाँ एम आएगा, कहाँ इज आएगा, कहाँ आर आएगा। और एक बेहतरीन जो कंसेप्ट लिया वो लिया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इक्वल इक्वल या सेम टू सेम। ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी आगे वाली क्लासों में आएगा, पर बिल्कुल जब तक आगे वाली क्लास आए तब तक इसको पढ़ते रहिए और इंग्लिश को बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश कीजिए और अपने मनोबल को मजबूत कीजिए। अगर किसी को लगता है कि मैं इंग्लिश नहीं सीख पाता हूँ तो अपने बिल्कुल, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो दुनिया की कोई बाधा आपके मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।